देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर, जो कि हमारे साथ शेयर की है पवन जी ने। शाम के 7 बजे जैकेट और टोपी पहनकर ठंड में मैं अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही चल रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख दिया। ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था। खैर, अपने दोनों हाथों को मलते हुए मैं सीधे रमेश काका की चाय की दुकान पर गया। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि बिरजू काका भी पहले से ही रमेश काका की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं भी रमेश काका की दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। सर्दियों के मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, जिसे मैं शब्दों में बोलकर बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी मुझे ढूंढता हुआ मेरा एक दोस्त करण वहां आ पहुंचा। करण मुझे रमेश काका की दुकान पर चाय पीता देख भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और इस पर मेरे करण से कहा, यार करण, तुझे चाय नहीं पीनी क्या? इस पर करण ने जवाब दिया, अरे यार, मैं अभी अभी घर से चाय पीकर ही आया हूँ। कि तभी मैंने करण से कहा, यार करण, काफ़ी दिन हो गए, बिरजू काका ने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज मौसम भी काफ़ी रोमांचक है, तो क्यों ना आज बिरजू काका से कोई कहानी सुनी जाए। इस पर करण ने जवाब दिया, हाँ यार, तू ठीक ही बोल रहा है। इसके बाद मैं बिरजू काका से बोला, काका, काफ़ी दिन हो गए, आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई, आप हमें कोई कहानी सुनाइए। मेरे बोलने पर बिरजू काका ने तो मना कर दिया, मगर मेरे बार बार बोलने पर बिरजू काका कहानी सुनाने के लिए मान गए। इसके बाद बिरजू काका ने कहा, आज तुम लोगों को कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। इतना बोलकर पहले तो काका चुप हो गए। इसके बाद वापस से उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं जो घटना तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। इस घटना ने मुझे अंदर से झिझोड़ कर रख दिया था कि मैं काफ़ी दिनों तक बीमार था। दरअसल लगभग आज से 30 साल पहले, उस समय हमारे गांव में काफ़ी कम लोग रहा करते थे। काफ़ी कम लोग होने के कारण काफ़ी कम घर भी थे, जिसके चारों तरफ पास ही जंगल था। उस समय गांव के सभी लोग खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से अपना परिवार और ज़िंदगी चलाया करते थे। मैं भी उन दिनों खेती ही किया करता था और खेती करके ही घर परिवार चलाया करता था और खेत से उगाई हुई फसलों को बाज़ार में बेच आया करता था। उन दिनों मेरे खात में धान की फसल लगी हुई थी। फसल पक चुकी थी तो मैं फटाफट से सारे फसलों को काटकर अपने घर ले आया ताकि अगले दिन सुबह सुबह इन फसलों को बाज़ार में ले जाकर बेच आऊँ। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन अपनी बैलगाड़ी में बस सारे फसलों को लाद कर सुबह के 9 बजे अपने घर से बाज़ार के लिए निकल पड़ा। हमारे गांव से उस समय बाज़ार काफ़ी दूरी पर हुआ करती थी, जिस कारण बैलगाड़ी से बाज़ार आने जाने के लिए 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगता था। तो मैं 12 बजे तक बाज़ार पहुंच गया और बाज़ार पहुंचकर अपनी फसलों को बेचने लगा। फसल बेचते बेचते कब दिन ढल गया और आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारी फसल बिक जाने के बाद मैं जब घड़ी में समय देखा तो समय हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय हमारे गांव में 8:30 बजना रात के, यानी कि आज के ज़माने के 12 बजने के बराबर। इसके बाद मैं फटाफट से बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से बाज़ार आने जाने वाले रास्ते एकदम जंगलों से घिरे हुआ करते थे। दूर दूर तक उस रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। उन दिनों हमारे घर में बिजली को भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण सूरज डूबने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता था। ऊपर से शायद अमावस की रात थी वो, क्योंकि आसमान में चांद का भी कोई अता पता नहीं था।
खैर मैं अपने साथ लालटेन लेकर आया था तो मैं झटपट लालटेन निकाल कर जलाया और उसे बैलगाड़ी के सामने रखकर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा और कोई भी उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते के किनारे जंगलों से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसी आवाज़ें कि मानो जंगल के जानवर अंधेरे से डरकर रो रहे हों। खैर इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अभी मैं घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र थोड़ा आगे एक आदमी पर गई जो रास्ते के किनारे खड़े होकर मेरी ओर ही देख रहा था। इतनी रात गए रास्ते पर अकेले आदमी को खड़ा देख मैं काफ़ी चौंक सा गया कि इतनी रात गए यह आदमी इस रास्ते पर भला क्या कर रहा है। इसके बाद मैं अपने मन ही मन में कहा, लगता है कि यह आदमी भी मेरी तरह किसी काम से फंस गया होगा और मुझे आता देख शायद मुझसे मदद मांग रहा है। अपने मन को ये बोलकर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी ने हाथ दिखाकर मुझे बैलगाड़ी रोकने को कहा और मैं भी ये सोचकर बैलगाड़ी को ठीक उसके पास ले जाकर रोक दिया कि शायद सच में उस आदमी को किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मेरे बैलगाड़ी रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही मैंने कहा, हाँ छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरे बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही मैं बैलगाड़ी आगे बढ़ाने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आप इतनी रात को इस रास्ते पर अकेले क्या कर रहे थे? इस पर उस आदमी ने बताया, वो मैं शहर गया था किसी काम से, वापस लौटते लौटते रात हो गई और पैदल लौट रहा था, तभी आपको देखा तो सोचा कि आप मदद कर देंगे थोड़ी। इसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, अच्छा भाई साहब आप रहते कहाँ हैं? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं गांव के शमशान के पास रहता हूँ। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि गांव के शमशान के पास तो कोई भी घर नहीं है, तो भला यह आदमी कहाँ रहता है? ये बात बस ज़्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से कहा, गांव के शमशान के पास तो कोई घर नहीं है, तो आप कहाँ रहते हैं? मेरे ये पूछने पर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस आदमी को इतनी ज़ोर से हंसता देख मैं जैसे ही पीछे उस आदमी की ओर मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया और मेरे हाथ पैर जम गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और उसकी आंखें बाहर की ओर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह आदमी भूत है और यह सच में शमशान में ही रहता होगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अब तुम भी मेरे साथ शमशान में ही रहोगे। और इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से छटपटा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा, जिससे उस भूत ने एकदम से मेरा गला छोड़ दिया। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बैलगाड़ी भगाकर अपने घर चला आया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। बिरजू काका की कहानी सुनने के बाद हम काफ़ी डर गए और कहानी ख़त्म होने के बाद सीधे अपने अपने घर चले आए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पीयूष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और लगभग मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करता था। नानी घर में रहने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता था।
और मेरे नानी का घर गांव के इलाके में था। मुझे गांव का इलाका छोटे से ही काफ़ी पसंद था, जिस कारण हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर चला जाया करता था। नानी के घर में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, जो हर साल मेरे आने का इंतज़ार किया करते थे। हम सभी मिलकर काफ़ी खेलते थे। खैर, इस बार भी गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मैंने अपने घर वालों से कहा, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। मेरे ये बोलने पर मेरी माँ ने कहा, 2 दिन के बाद चले जाना। इसके बाद मैं नानी के घर जाने की तैयारी करने लग गया और ठीक 2 दिन बाद पापा मुझे नानी के घर छोड़ आए। नानी के घर पहुंचते ही घर के सभी लोगों से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुआ और नानी घर वाले भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। इसके बाद मैं अपने सभी दोस्तों से मिला और उसके बाद हम सभी मिलकर मौज मस्ती करने में जुट गए। खैर, एक शाम हम सभी दोस्त खेल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार काफ़ी दिन हो गए ना, हम लोगों ने मिलकर पार्टी नहीं की। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ यार बात तो ठीक बोल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। मेरे ये बोलने पर मेरे एक और दोस्त ने कहा, तो ठीक है, क्यों ना कल रात को गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर पार्टी किया जाए। इसके बाद हम सभी ने मिलकर तय किया कि ठीक चलकर शाम के 6 बजे हम सभी सामान लेकर गांव के चौक पर मिलेंगे और वहीं से पार्टी करने के लिए गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाएंगे। सारी बातें हो जाने के बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए और घर वालों को पूरी जानकारी दी। पूरी बात बताने के बाद पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, फिर हमारे लाख मनाने के बाद घर वाले मान गए। फिर क्या था, अगले दिन हम सभी दोस्त मिलकर पार्टी करने की तैयारी में जुट गए और ठीक सारा सामान जुगाड़ करने के बाद ठीक शाम के 6 बजे हम सभी गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से गांव के पीछे वाली पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। हम एक साइकिल पर सारा सामान लाद कर पैदल गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़े जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था, जिस कारण 6 बजे ही हल्की हल्की रोशनी थी। हमारे गांव से पहाड़ी करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तो हम आधा घंटा पैदल चलने के बाद गांव के पहाड़ी के नीचे पहुंचे। गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाला, क्योंकि अब आसमान में सूरज की हल्की रोशनी की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम लोग तो गांव के पहाड़ी पर पहुंच गए, अब ये बताओ कि पार्टी कहाँ करनी है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, बस थोड़ा ही ऊपर जाकर हम लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर पार्टी करेंगे। इसके बाद हम सभी पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़े और पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें एक अच्छा सा जगह दिखा। उस जगह पर पहुंचकर हम सभी ने तय किया कि हम सभी यहीं बैठकर पार्टी मनाएंगे और अपने साथ खाना पकाने का सारा सामान लेकर आए थे। तो फटाफट मैं और मेरे दोस्तों ने जो लालटेन जलाया और मुझे कुछ लकड़ियां जुटाकर चूल्हा जलाने के लिए कहा, तो मैं भी फटाफट से अपने काम में लग गया। घटना आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में आबादी काफ़ी कम थी, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा हमें और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस हम 5 दोस्त थे, उस सुनसान इलाके में थे। अंधेरा तो पूरे माहौल में इतना फैला हुआ था कि हमें लालटेन के बिना कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। खैर, लगभग 2 घंटे के बाद हमारा खाना बनकर तैयार हो गया और अब बारी थी तो सभी बैठकर खाने की कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार, हम अपने साथ जितना पानी लेकर आए थे वो तो ख़त्म हो गया। इस पर मेरे एक दोस्त राकेश ने कहा, ठीक है, यहीं पास ही में एक तालाब है, मैं जाकर वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राकेश ने पानी का घड़ा उठाया और टॉर्च लेकर तालाब की ओर चलता बना। अब राकेश लगभग गए हुए उसे 5 मिनट हो गए थे, मगर अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया था। इस पर मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा, यार तालाब कितनी दूर है,
अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया। मेरे पूछने पर बाकी दोस्तों ने कहा, इतनी दूर तो नहीं है, अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये तो राकेश की आवाज़ है ना। इस पर मेरे बाकी दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ ये राकेश की आवाज़ है। जिस पर मैंने कहा, लगता है राकेश किसी मुसीबत में, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। और इतना बोलकर हम तीनों दोस्त सारा सामान छोड़कर राकेश की मदद करने तालाब की ओर चलते बने। हम दौड़ते भागते तालाब की ओर जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि राकेश के साथ हुआ तो हुआ क्या। भागते भागते हम तालाब के पास पहुंचे तो पहले तो हमें राकेश कहीं नहीं दिखा। फिर इधर उधर नीचे दौड़ने के बाद हमने देखा, और हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि हमने देखा कि तालाब के ठीक ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा आदमी है, राकेश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा था। उस आदमी का कद इतना लंबा था कि वो किसी जिंदा इंसान तो हो नहीं सकता था। साथ ही साथ उस आदमी के दोनों हाथ खून की तरह लाल चमक रहे थे। ये देखकर हम समझ गए कि कोई भी आदमी नहीं बल्कि ये शैतान है जो राकेश को मारने ही वाला है। खैर जो भी हो, हम सभी हिम्मत जुटाकर तालाब की ओर राकेश को बचाने के लिए दौड़े। तालाब के उस पर पहुंचते ही हम जैसे ही राकेश को पकड़कर उस आदमी के हाथों से खींचने लगे, मगर उस शैतान ने राकेश को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि हम राकेश को छुड़ा तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, मगर हम इतना ज़रूर जानते थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और हमारे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मगर शायद उस रात हमारी मौत नहीं थी। काफ़ी लेट हो जाने के कारण और अभी तक घर नहीं पहुंचने की वजह से हमारे घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और काफ़ी लोगों को एक साथ देखकर वो शैतान एकदम से राकेश को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद हम भागते हुए अपने घर वालों के पास आए और पूरी बात घर वालों को बताई और वापस आने लगे। घर वापस आने से पहले हमने सोचा क्यों ना खाना खाकर घर जाया जाए। तो खाना लेने के लिए जैसे ही हम पार्टी वाली जगह पर ऊपर पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने जो देखा वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमारा सारा खाना एकदम से गायब हो चुका था। इसके बाद मायूस होकर हम अपने अपने घर चले आए और कभी पार्टी करने की जिद नहीं की। बाद में पता चला कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी का इलाका पूरी तरह से भूतिया है और वो तो उस पहाड़ी पर भूतों का ही बसेरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।